हेलो विद्यार्थी मित्रों, तो आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे इस YouTube चैनल यूनिक एकेडमी के अंदर। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान नवनीत असाइनमेंट 2025 फर्स्ट एग्जाम का चैप्टर नंबर 16 और विभाग कौन सा है हमारा बी, चैप्टर 16 विभाग बी। क्वेश्चन नंबर 1, निजीकरण के उद्देश्य बताइए। किसके उद्देश्य? निजीकरण। तो निजीकरण के ये दो उद्देश्य हैं। पहले निजीकरण की परिभाषा क्या होती है। निजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें राज्य के स्वामित्व के औद्योगिक साहसों की मालकी का संचालन, मालकी अथवा संचालन निजी क्षेत्रों को सौंपे। एकदम आसान परिभाषा बताऊं, जब सरकार अपने सरकारी इकाइयों को निजी इकाइयों को सौंपे, यानी गवर्नमेंट सेक्टर प्राइवेट सेक्टर में चला जाए, उसे बोलते हैं निजीकरण। अब इसके उद्देश्य पहला, जो क्षेत्र सार्वजनिक साहस के लिए आरक्षित हो वे क्षेत्र निजी विभाग के लिए, यानी जो ऐसे क्षेत्र गवर्नमेंट के जो सार्वजनिक साहस में आते हैं उसे निजी क्षेत्र को सौंप दिया गया। फिर राज्य के स्वामित्व की कंपनियों की मालकी राज्य अपने पास तो रख रही है और संचालन निजी कंपनी को सौंपती, अथवा संचालन राज्य को अपने पास रखे, मालकी निजी कंपनी को सौंपती। यानी राज्य की जो कंपनियां हैं तो स्टेट गवर्नमेंट उस कंपनियों को प्राइवेट सेक्टर को सौंप दी और संचालन अपने हाथ में रखी। और कहीं कहीं तो ऐसा है, कंपनी को सौंपने के साथ साथ संचालन भी प्राइवेट कंपनियों को दे दी। राइट। इस तरह से विद्यार्थी मित्रों हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। वैश्वीकरण के लाभ बताइए। समझे? वैश्वीकरण के लाभ में पहला पॉइंट है, वैश्वीकरण के कारण देश में विदेशी पूंजी निवेश को प्रोत्साहन मिला है। क्योंकि वैश्वीकरण से एक देश दूसरे देश से जुड़ा है, एक देश दूसरे देश से व्यापार कर रहा है, दूसरे देश से हमें पैसा भी मिल रहा है, जिसे विदेशी पूंजी कहते हैं। वैश्वीकरण के द्वारा विकसित देशों में उत्पन्न होने वाली वस्तुएं हमें आसानी से प्राप्त हो रही है, क्योंकि एक देश दूसरे देश से फ्रेंडली हो चुका है, अटैच हो चुका है। इसलिए पूरे विश्व में जहां जहां जो भी वस्तुएं बनती हैं, हमें कोई भी वस्तुएं हमारे देश में चाहिए वह आसानी से हमें मिल जाती है वैश्वीकरण के कारण। वैश्वीकरण के कारण भारत जैसे विकासशील देश में अंतरराष्ट्रीय स्पर्धा में टिके रखने की शक्ति प्राप्त करते हैं। वैश्वीकरण के कारण ही हमारा भारत जैसा देश अंतरराष्ट्रीय लेवल पर कंपटीशन कर रहा है। तो ये सब है हमारे वैश्वीकरण के लाभ। राइट ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन में जुड़ने से भारत को कौन से लाभ मिलने की संभावना है। भारत विश्व व्यापार संगठन WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ा तो उसे क्या लाभ मिला, ये भी हम जान लेते हैं। तो भारत WTO में जैसे ही जुड़ा, भारत को ये सब लाभ हुआ। विश्व व्यापार में भारत का हिस्सा 0.5% था, लेकिन WTO में जब भारत जुड़ा तो भारत के निर्यात में वृद्धि हुई, अर्थात भारत जो चीज बेचता था वो ज्यादा बेचने लगा, जिसके कारण विश्व व्यापार में भारत का हिस्सा 1% हो गया। यानी जब भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य नहीं था तब हमारे देश में देखा जाए तो विश्व व्यापार में भारत का हिस्सा 0.5 था, और मेंबर बनने के बाद, सदस्य बनने के बाद 1% हो गया। WTO के सदस्य रहने से हमारे तैयार वस्त्रों के निर्यात में वृद्धि होगी। अगर WTO का सदस्य हमारा भारत है, और है ही, तो हमारा भारत जब WTO का सदस्य है तो हमारा भारत जो कपड़े का उत्पादन करता है वो बेचेगा, तो उसको बेचने के ज्यादा अवसर मिलेंगे। WTO के सदस्य बनने से भारत अपनी कृषि उपजों के निर्यात में भी वृद्धि कर सकेगा। WTO का जब मेंबर बन जाएगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार संगठन यही है, ठीक है। WTO का जब भारत मेंबर बन जाएगा तो अपने देश, हमारा देश कृषि प्रधान देश है, और जो भी हमारे कृषि प्रधान देश से कृषि का उपज होगा भारत उसे ज्यादा से ज्यादा बेच सकेगा। और अगर बेचेगा तो निर्यात में वृद्धि होगी, और आयात पर जो दबाव है, जो हमारा भारत ज्यादा खरीदता है, वह हल्का हो जाएगा, और हमारे देश में विदेशी मुद्रा की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। विद्यार्थी मित्रों, लास्ट क्वेश्चन है, अस्थायी विकास संपोषित विकास के बारे में जानकारी दो। अब ये रहा हमारा अस्थायी विकास, इसे संपोषित विकास भी कहते हैं। इसकी परिभाषा क्या है, भावी पीढ़ी की आवश्यकता को पूरी करने की क्षमता को नुकसान पहुंचाए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को संतुष्ट करना, अर्थात अस्थायी विकास। अस्थायी विकास एकदम आसान है, अर्थात अगर आपको भविष्य के बारे में चिंता है, अगर आपको भविष्य सिक्योर बनाना है, तो वर्तमान में हमें बहुत कुछ बचाना होगा। वर्तमान में हमें अपनी गतिविधियों पर ध्यान रखना पड़ेगा। अगर हमारा वर्तमान सुरक्षित है तो भविष्य भी सुरक्षित होगा। इसीलिए तो बोलते हैं भावी पीढ़ी
की आवश्यकता क्षमता पूर्ति को भविष्य को ध्यान में रखते हुए वर्तमान में जो कुछ भी हम अच्छा करेंगे वही हमारा अस्थायी विकास संपोषित विकास है। मानव सृष्टि के आसपास प्राकृतिक और मानव सृजित आवरण है, अर्थात पर्यावरण पर पड़े गंभीर प्रभावों के कारण अस्थायी विकास का विचार विकसित हुआ है। हम जहाँ रहते हैं वहाँ दो प्रकार का संसाधन है, प्राकृतिक और मानव सृजित। लेकिन मानव ने मानव सृजित संसाधनों के द्वारा खुद का तो विनाश किया ही है और प्राकृतिक संपत्तियों का भी विनाश कर डाला है। इससे ये माइंड में क्वेश्चन अराइज होता है कि भविष्य कैसा होगा। तो भविष्य को अच्छा बनाना है तो वर्तमान में हमें अच्छा रहना पड़ेगा। यही है स्थायी विकास की परिभाषा। ठीक है, आज पीढ़ी ने जो विकास साधा है, जो हमारा देश तेजी से विकास कर रहा है, तो वह भविष्य में टिकाए रखे ऐसा तो है नहीं। इसीलिए हमें वर्तमान में बहुत कुछ सही करना पड़ेगा जिससे हमारा भविष्य अच्छा होगा। तो विद्यार्थी मित्रों, इस तरह से हमारा चैप्टर नंबर 16 होता है पूरा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। जय हिंद, राधे राधे, बाय बाय।